नमस्कार। हाल ही में एक फिल्म आई है धुरंधर 2 और इसको लेकर ना काफ़ी बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। एक सोर्स का तो ये भी दावा है कि ये फिल्म दरअसल कुछ और ही है। तो चलिए आज इसी विश्लेषण को जरा खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या क्या दावे किए गए हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो ये विश्लेषण उठाता है वो ये है कि ये फिल्म असल में है क्या। क्या ये सिर्फ एक एक्शन से भरी मनोरंजक कहानी है या फिर इसे एक बहुत बड़े और महंगे चुनावी विज्ञापन की तरह देखा जाना चाहिए। देखिए, यही एक सवाल है जिस पर पूरी बातचीत टिकी हुई है। और ये जो विज्ञापन वाली बात है ना, उसे और भी ज्यादा वजन मिलता है असम के मुख्यमंत्री के इस बयान से। अब देखिए, जब एक राजनेता खुद ही ये कह दे कि फिल्म देखने वाले उनकी पार्टी को वोट देंगे, तो ये फिल्म को सीधे सीधे एक पॉलिटिकल टूल की तरह पेश कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रोपेगेंडा है तो ये काम कैसे करता है। इस विश्लेषण के मुताबिक इसकी कहानी फिल्म शुरू होने से भी पहले इसके डिस्क्लेमर से ही शुरू हो जाती है। अब ये जो डिस्क्लेमर है ना, विश्लेषण इसे सिर्फ एक कानूनी लाइन नहीं मानता, बल्कि इसे एक लीगल चीट कोड कहता है। मतलब एक ऐसा तरीका जिससे सच और झूठ के बीच की लाइन ही मिटा दी जाए, ताकि देखने वाला ये सवाल ही ना कर पाए कि भाई जो दिखाया जा रहा है वो सच भी है या नहीं। तो कानूनी जमीन तैयार करने के बाद अगला कदम होता है माहौल बनाना। सोर्स के मुताबिक फिल्म की अगली टेक्निक है दर्शकों की भावनाओं को कहानी के शुरू होने से पहले ही अपने काबू में कर लेना। साइकोलॉजी में ना इसे इमोशनल प्राइमिंग कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। पहले देखने वालों के मन में एक खास तरह की भावना पैदा करो और फिर उसी भावना की नींव पर अपनी कहानी को खड़ा कर दो। और इसके लिए विश्लेषण फिल्म के ओपनिंग सीन का जिक्र करता है। तर्क ये है कि इस सीन का फिल्म की मेन स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। इसका बस एक ही मकसद बताया गया है, देखने वालों के मन में गुस्सा और नफरत भर देना, ताकि वो आगे जो भी दिखाया जाए उसे उसी नजरिए से देखें। अच्छा, जब दर्शकों की भावनाओं को तैयार कर लिया तो अब बारी आती है हीरो को बनाने की। और सोर्स के मुताबिक इसके लिए फिल्म एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निक अपनाती है। फिल्म में जो विलेन का किरदार है, जिसे दाऊद इब्राहिम पर बेस्ड बताया गया है, वो ये डायलॉग बोलता है। और विश्लेषण के हिसाब से ये एक लाइन ही एक बहुत चालाक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। इस टेक्निक को हम कह सकते हैं खलनायक से तारीफ। ये बहुत छोटा लेकिन बहुत असरदार तरीका है। जरा सोचिए, अगर हीरो खुद अपनी तारीफ करे तो शायद हम उतना यकीन न करें, लेकिन जब कहानी का सबसे बड़ा विलेन ही हीरो की ताकत को मान ले तो ये बात सीधा हमारे सबकॉन्शियस मन में बैठ जाती है कि हीरो वाकई बहुत पावरफुल है। हीरो को स्थापित करने के बाद प्रोपेगेंडा की ये पटकथा अब डायलॉग्स के जरिए आगे बढ़ती है। और विश्लेषण का अगला हिस्सा इसी पर है कि ये डायलॉग्स आखिर आ कहां से रहे हैं। सोर्स एक सीन के बारे में बताता है जहां दुश्मन देश का एक आईएसआई ऑफिसर बिल्कुल वही बातें कर रहा है जो अक्सर पॉलिटिकल डिबेट्स में सुनने को मिलती हैं। मतलब ये कि विदेशी ताकतें भारत में एनजीओज और मीडिया को फंड कर रही हैं। सोर्स यहां तक कहता है कि इन डायलॉग्स का आधार कोई असली खुफिया जानकारी नहीं, बल्कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स लगते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक पॉलिटिकल नैरेटिव को फिल्म की कहानी का हिस्सा बना दिया गया है। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। सोर्स का दावा है कि ये फिल्म उस इतिहास को बदलने की कोशिश करती है जिसे हम सबने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, नोटबंदी। फिल्म में इसे कैसे दिखाया गया है? एक मास्टर स्ट्रोक जिससे 60,000 करोड़ की जाली नोटों पर लगाम लगी। लेकिन सोर्स जो आरबीआई का डेटा बताता है वो कहानी बिल्कुल अलग है। उसके मुताबिक सिर्फ 43 करोड़ की जाली करेंसी पकड़ी गई। सोचिए, कहां 60,000 करोड़ और कहां सिर्फ 43 करोड़। जमीन आसमान का फर्क है ये तो। और इतना ही नहीं, ये तथ्य भी है कि 99.3% बैन किए गए नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे। सोर्स के मुताबिक ये आंकड़ा फिल्म के मास्टर स्ट्रोक वाले दावे पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो यहाँ एक और टेक्निक सामने आती है जिसे सोर्स कहता है स्ट्रेटेजिक ओमिशन। मतलब असली ताकत इस बात में नहीं कि क्या दिखाया गया, बल्कि इस बात में है कि क्या जानबूझकर नहीं दिखाया गया। सोर्स कुछ ऐसी घटनाओं की टाइमलाइन बताता है जिन्हें फिल्म से पूरी तरह गायब कर दिया गया, जैसे प्रधानमंत्री का पाकिस्तान दौरा और उसके ठीक बाद हुआ पठानकोट हमला, या फिर पुलवामा हमले से पहले मिली खुफिया चेतावनियां।
सोर्स का तर्क ये है कि इन चीज़ों को इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि ये फिल्म के बनाए गए नैरेटिव में फिट नहीं बैठती। तो इन सब टेक्निक्स का, इन सारी कोशिशों का आखिरी मकसद क्या है? सोर्स के मुताबिक इसका असली मकसद है देखने वालों पर एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर डालना। इस असर को गैस लाइटिंग कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी को इस बात पर यकीन दिला दिया जाता है कि उनकी अपनी यादें, उनके अपने अनुभव ही गलत है। सोर्स के अनुसार ये फिल्म ठीक यही करती है। ये नोटबंदी जैसी घटना जिसे बहुत से लोगों ने मुश्किलों के दौर की तरह याद रखा है, उसे एक मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाती है। ये एक तरह से ये कह रही है कि जो आपने देखा, जो आपने जिया, वो सच नहीं था। असली सच तो कुछ और ही है। और आखिर में सॉस इस फिल्म पर अपना फैसला सुनाता है। उनके विश्लेषण के मुताबिक ये कोई महान सिनेमा नहीं है, ये एक बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट है। एक ऐसा एड जिसके लिए देखने वाले खुद अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कहानी कहने की ये ताकतवर टेक्निक्स, जहां सच और कल्पना को मिला दिया जाता है, किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप या विचारधारा के खिलाफ इस्तेमाल की जाएं, तो उसका नतीजा क्या होगा? ये एक सोचने वाली बात है।